प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं AP सिंह एडवोकेट और एडिटर इन चीफ AIA नेचर 24 न्यूज़। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान और भारतीय व्यवस्था और भारतीय न्याय व्यवस्था, जिसमें RTI का एक अहम रोल है, जिसका ढिंढोरा पीटा गया। सच में RTI को बराबर कमज़ोर किया गया। न्यायपालिका के सर्वोच्च संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, RTI को कमज़ोर करने का काम साहब ने किया, प्रधानमंत्री भारत सरकार ने किया। 500 शब्दों से अधिक आप RTI नहीं मांग सकते। क्यों, क्या, कब और कैसे नहीं पूछ सकते। अब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार प्रोसीडिंग को लेकर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में या जो उससे संबंधित एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, उनसे संबंधित जो प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया का जब न्याय के देवता, न्याय का मंदिर न्यायालय और उसमें बैठे देवता यानी माननीय न्यायाधीश महोदय, और उसमें जब माननीय न्यायाधीश महोदय की सर्वोच्चता की बात आए तो अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतापुर एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतापुर। अब एक बात और बता दें, कानून को तोड़ने और कानून को मरोड़ने का काम यही कर रहे हैं। RTI एक्ट 2005-2015 में स्पष्ट लिखा है, सूचना मांगने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई धारा 21 में नहीं होगी। मतलब अगर आप IAS ऑफिसर बन गए हैं, IPS बन गए हैं और न्यायाधीश बन गए हैं, तो आप किसी भी उत्तर प्रदेश के राज्य में निगम के अध्यक्ष बन सकते हैं और मानवाधिकार के अध्यक्ष बन सकते हैं, और आपको एक सुप्रीम देवता माना जाएगा। जैसे गंगा जल से निकलकर और वॉशिंग मशीन से निकलकर आप धुल कर आए हैं। मतलब आप कितना भी भ्रष्टाचार कर लें, कितना भी कुछ करा लें, कितना भी सब कुछ कर लें, आय से अधिक संपत्ति बना लें, लेकिन आप पर कोई भी चीज़ें लागू नहीं होती। और सरकार आपको वॉशिंग मशीन से निकलने के बाद में अच्छे पद पर मनोनीत करेगी, जिसमें वेतन होगा, भत्ता होगा, गाड़ी होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन सच में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में न्यायपालिका कैसे काम करती है, वहाँ भारत में नहीं काम करती है। दिव्यांग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता। हुजूर ने जो आदेश कर दिया वो प्रक्रिया में आता है कि नहीं आता है, वही सत्य है, वही सर्वोपरि है। अगर उसके विषय में आपने कोई बात की तो आपको जबरन सजा सुना दी जाएगी। तो इस प्रकार के हुजूर है। RTI एक्ट का मतलब होता है कि निष्पक्षता, और निष्पक्षता का मतलब होता है क्वेश्चन। मेरे द्वारा 30 से 45 RTI लगाई गई हैं ऑनलाइन। ये माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में
जो सब सारी जो है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के तहत लगाई गई हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से है और रजिस्ट्रार से है, ये लोग मनमाना करके सारी सारी पत्रावलियां केंद्रीय जन सूचना अधिकारी माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राकेश वर्मा को भेज देते हैं। उनकी तरफ से कोई भी हार्ड कॉपी रजिस्ट्री डॉक से नहीं भेजी जाती है और न ठीक से जवाब दिया जाता है। और जब हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर के यहाँ अपील करते हैं तो उनके पास एक रटा रटाया जवाब है। उस जवाब में दो कारण है। न्यायालय से संबंधित जो कॉपियाँ लेनी है तो आप नकल से लीजिए, ये सबको पता है। बाकी आप अगर ये पूछ लेते हैं न्यायिक प्रोसीडिंग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का उल्लंघन, अगर आप ये पूछ लेते हैं कि अनुसूचित जाति अधिनियम जनजाति अधिनियम 1989 का उल्लंघन, उसकी प्रोसीडिंग का उल्लंघन और न्यायालय के कार्य समय का उल्लंघन, तो आपको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जो जनता को न्याय कम और अपनी चीज़ें छुपाने के लिए जो है कानून बनाया गया है, उसका नियम भी बता दे रहे हैं। ये नियम इन्होंने बताया है हाई कोर्ट इलाहाबाद राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2006 रूल प्रोविजन है IE रूल्स 6 के तहत कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। तो मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूँ, DY चंद्रचूड़ साहब मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से जानना चाहता हूँ और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ से जानना चाहता हूँ, जब आपको कोई सूचना नहीं देनी है, RTI में कोई जानकारी नहीं देनी है, किसी शिकायत की जांच नहीं करानी है, किसी फाइल की जांच नहीं करानी है या कोई पर्यवेक्षण नहीं करना है, तो फिर ये कैसा अंधा कानून है जिसमें से मनमानी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का बार बार हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का बार बार हवाला दिया जा रहा है। सिविल प्रक्रिया के मामले में कोई भी केस ना तो रजिस्टर्ड होगा ना उसका न्यायालय संज्ञान लेगा, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की कोर्ट सीतापुर यह संज्ञान ले रही है। क्यों ले रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का अधिकार इसी कोर्ट को है या यही कोर्ट उड़ाएगी? बिना कारण के वारंट जारी करना, बिना कारण के जेल भेजना, बिना कारण के अगर नाम आपका FIR में नहीं है फिर भी उर्फ लगा करके जबरदस्ती चार्जशीट को स्वीकार करना, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अंधा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहा है। जिसमें जमानत देनी चाहिए उसमें जमानत नहीं मिलती है, मनमाने आदेश घुमा कर दिए जा रहे हैं। अरुणेश कुमार के जजमेंट को भी नहीं माना जा रहा है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का पालन नहीं किया जा रहा है।
अधिकारी और सरकार तो पहले ही भ्रष्ट है। क्रॉस एफआईआर का एग्जामिन एक साथ नहीं किया जा रहा है। कितनी कमियां हम बताते हैं। एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, फिर उससे अधिक कार्यकाल बीतने के बाद न्यायाधीश का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? जबकि हाई कोर्ट में मेरी जानकारी के अनुसार उस कोर्ट के विरुद्ध याचिकाएं भी लोगों ने डाली हैं। फिर अधिवक्ता के ऊपर गलत आरोप लगा करके उसको जेल भेजा गया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनको जेल भेजा गया है और वो भी निरुद्ध है। तो ये सब क्या हो रहा है? अवध बार एसोसिएशन उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि उनके एक साथी को सीतापुर कारागार में जज को धमकाने के मामले में निरुद्ध रखा गया है, और जबकि अवध बार एसोसिएशन सबसे ज़्यादा चंदा लेती है अधिवक्ताओं से, ड्राफ्ट लेती है, हर महीने पैसा लेती है, तो आखिर सीतापुर के मामले में अधिवक्ता क्यों चुप है? हमारी यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सब कुछ प्रक्रिया को दूषित करके सुनवाई की जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ अनुसूचित जाति के न्यायाधीश हैं, जहाँ अनुसूचित जाति के एसपी है, जहाँ अनुसूचित जाति के अधिकारी बैठे हैं, वो जानबूझ करके ओबीसी एवं उच्च वर्ग का उत्पीड़न और दोहन करने में लगे हैं, कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद यहीं पर है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति का चाहे जितनी बार आईएएस परीक्षा दें, उनके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं है। ओबीसी को 7 अटेम्प्ट दिए गए हैं। तो जिस तरह से विरोधाभास पैदा किया गया है कि एक को अधिकारी बनाना है, दूसरे को चपरासी बनाना है, उसको खेत में खेती करना है। तो न्यायपालिका जिस तरीके से सीतापुर में काम कर रही है, गलत मामले डिटेन कर रही है, वकीलों को डिटेन कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पत्रावली में हाजिरी माफ़ी देने की जिम्मेदारी वकील की है, वकील पैसा ले रहा है और वो हाजिरी माफ़ी लगाता है, हाजिरी माफ़ी खारिज होती है और वो वकील अपने अभियुक्त को नहीं बताता है, तो वो वकील सबसे बड़ा दोषी है और उसका लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेरे मामले में निरस्त करे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। मैं समझता हूँ आरटीआई में जिस तरीके से 45 आरटीआई का जवाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नहीं दे पाए हैं, रजिस्ट्रार साहब नहीं दे पाए हैं, रजिस्ट्रार जनरल भारती जी नहीं दे पाए हैं, ऐसा क्यों है? जो मामले सिविल न्यायालय से संबंधित हैं उन पर क्यों जो है संज्ञान लिया गया, या जिन मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर विवाद नहीं हुआ है उसमें भी SC/ST लगाया गया है, सिविल मामलों में SC/ST लगाया गया है, एक्सीडेंट के मामले में SC/ST लगाया गया है और उसकी सुनवाई चल रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से अधिक दूषित कोर्ट कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से निचली अदालतें उत्पीड़न कर रही हैं, कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और सीतापुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक चुप है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कॉलेजियम सिस्टम को बदलना चाहते थे। वास्तव में कॉलेजियम सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। कॉलेजियम सिस्टम के कारण आज न्यायपालिका में और आम जनता में न्याय व्यवस्था शून्य हो गई है, क्योंकि
विवेकाधिकार के नाम पर कुछ माननीय न्यायाधीश जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको भी नहीं मान रहे हैं, मनमाना प्रोसीजर अपना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तथाकथित आज़ादी के बाद देश की ये दुर्दशा अपने ही लोगों ने की है। पत्र PIL पर कोई कार्रवाई नहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण केवल कहने के लिए है। जब RTI में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं तो आगे आदमी क्या करेगा। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच एक मामले का जवाब मेरे नहीं देना चाहता है, उसकी हलक सूख रही है। वह बताए कि एक्सीडेंट के मामले में SC/ST की सुनवाई कैसे चल रही है, दुर्घटना के मामले में। दूसरी बात, FIR में ओरिजिनल नाम नहीं है तो उर्फ लगाकर चार्जशीट कैसे लगाई गई। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन विचार न्यायालय ने नहीं किया और आरोप पत्र जिसमें सबूत नहीं थे कैसे स्वीकार कर लिया। चौथा, सिविल न्यायालय में जब प्रकरण था तो उसका संज्ञान कैसे लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पक्षकार इस मामले में सरकार के द्वारा उनको क्षतिपूर्ति मिल जाती है तो फिर मुकदमा किस बात का। इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट हमें दे कि जब राज्य सरकार पीड़ित को मुआवजा दे देती है तो फिर एक मामले में दो फायदे कैसे, दो सजाएं कैसे। मैंने भी समाज कल्याण विभाग से पूछा है कि इस मामले में कितना आपने भुगतान किया है, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मेरी फाइल को CBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जो फर्जी 3 केस हैं जो जिसमें हमारा नाम भी नहीं है, वास्तविक नाम भी नहीं है, फर्जी नाम से डिटेन किया गया है, तो इस मामले को CBI को दे दो। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है। अगर हिम्मत है, सब कुछ सही है, संविधान, और जब आप शपथ लेते हैं, शपथ आपको याद है, तो आप CBI को सारे मामले दे दीजिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट हमारा करा दीजिए, वादी का करा दीजिए, और उन हरामखोर पुलिस अधिकारी को करा दीजिए जो डिप्टी SP की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका करा दीजिए, और जिले के पुलिस कप्तान का करा दीजिए, और जो उसमें गवाह हैं उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा दीजिए। इसके बाद फिर कानून की कार्रवाई शुरू होती है, कौन सही है कौन गलत है सब पता चल जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट पर राजी नहीं है और जो न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं उनका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इतनी चापलूसी मैं तो नहीं कर पाऊंगा कि न्यायाधीश अगर गलत कर रहे हैं मेरी फाइल पर ही, तो हम हुजूर और चापलूसी भरी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के यहाँ आप नकल डालते हैं कि 482 की अपील हो, तो उसको भी जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, आदमी OBC है, लिखता सिंह है और अपनी जाति को छिपाता है। तो बहुत क्लियरेंस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही नहीं है। पहले भी आरोप रखते थे जब काटजू साहब थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कम दिन प्रैक्टिस हुआ और बड़ी बड़ी कारें आ रही हैं। ऐसे तमाम आरोप पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पर लगते रहे। आज भी सिचुएशन वही है। हर फाइल पर मनमाना आदेश, अभियोजन की प्रक्रिया में फंसाना और दोहन करना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी
समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।